हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थीम 2 किंग फार्मर्स एंड टाउन्स इस चैप्टर में 600 BCE से लेकर 600 CE के दौरान जो सबसे पहले अर्ली सिटीज़ या स्टेट्स इमर्ज हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड दीज वर द 16 महाजनपदास। सबसे पहले हमें जो अर्ली स्टेट का अगर किसी टेक्स्ट में हमको वर्णन मिलता है तो वो 16 महाजनपदास का मिलता है। और इन 16 महाजनपदास का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको सभी महाजनपदास का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको एक इम्पॉर्टेंट फेमस बौद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। इसको इंग्लिश में भी आप अंगुत्तर निकाय ही पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदास का हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। द 16th century BCE is often regarded as a major turning point in the early Indian history. 16th century BCE को भारत के इतिहास में उस इतिहास का जिसके कि हमारे पास प्रॉपर सोर्सेज अवेलेबल हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, टेक्स्ट हैं, उसका टर्निंग पॉइंट माना जाता है इस पीरियड को, 6th century BCE को। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दौरान भारत के इतिहास में हमको ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, जैसे यूज़ ऑफ आयरन। सो इट इज़ एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट और सिटीज़ का इमर्ज होना, इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है जो इसी टाइम पीरियड में हुआ। द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन का यूज़ हमको देखने को मिलता है। आयरन एक ऐसा मेटल जिसके बारे में पहले लोग नहीं जानते थे। द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, सिक्कों का मिलना इस समय में। सबसे पहले हमारे पास पंच मार्क्ड कॉइन के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉइन्स का मिलना, इंस्क्रिप्शंस का मिलना, ये सब एक इस पीरियड को यूनिक बनाते हैं और इतिहास में इसकी अलग सिग्निफिकेंस है, एक अलग इसका महत्व है, ये दर्शाते हैं। It was also witnessed the growth of diverse system of thoughts, including Buddhism and Jainism. ये वही पीरियड था बच्चों जब रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ भी नई नई उभरी, जैसे बुद्धिज़्म। भगवान महावीर इसी समय में हुए 600 सेंचुरी के बाद, और गौतम बुद्ध इसी टाइम पीरियड में हुए। महावीर स्वामी का टाइम पीरियड जो रहा 599 BCE में उनका बर्थ हुआ था और 527 BCE में उनकी डेथ हुई। ऐसे ही गौतम बुद्ध जो कि बुद्ध धर्म जिन्होंने स्थापित किया, 563 BCE में उनका जन्म हुआ था, 483 BCE में उनकी डेथ हुई। तो ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स, टीचर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, आप कुछ भी इनके लिए बहुत सारी संज्ञाएं देते हैं लोग। तो इन बड़े बड़े स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स का जन्म भी इसी टाइम पीरियड में हुआ, जिन्होंने अपनी नई नई आइडियोलॉजी से लोगों को परिचित करवाया। Early Buddhist and Jaina texts mention amongst other things 16 states known as महाजनपदास। हमको इन्हीं बौद्धिस्ट टेक्स्ट और जैना टेक्स्ट में हमको इन महाजनपदास का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वो कौन कौन से थे। Although the list vary, some name as Vazi, Magad, Koshala, Kuru, Panchal, Gandhar and Avanti occurred frequently। इसमें से जो हम 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो थे वो मेन थे, बाकी के बारे में तो वेरिएशन भी मिलता है हमको बौद्धिस्ट और चाइनीज़ टेक्स्ट में। लेकिन जो वज्जी महासंघ था, मगध जो एक बहुत बड़ा राज्य था जिसमें कई सारे एफिशिएंट रूलर ने शासन किया, कोशला, कुरु जिसकी हम स्टोरी महाभारत में पढ़ते हैं,
तो पांचाल, गंधार, अवंती, ये ऐसे राज्य थे जो उस समय के बहुत बड़े बड़े विशाल राज्य थे और जिनका अपना एक इतिहास है, जिनका टेक्स्ट में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलता है। क्लियरली दीज वर अमंगस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास। While most Mahajanpadas were ruled by the kings, some known as Gana or Sangha were oligarchies. इसका मतलब क्या है कि most of the Mahajanpadas were ruled by only one king, but some Mahajanpadas they were ruled by बहुत सारे उनमें राजा हुआ करते थे। और जहाँ पर ओलिगार्कीज मीन टू से अ ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पर शासन किया करते थे, तो ऐसे राज्यों को गण या संघ कहा जाता था। वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजाज। वहाँ पर जितनी भी उस ओलिगार्कीज में जितने भी लोग उस शासन को चलाते थे, उन सभी को राजा कहा जाता था। तो दो प्रकार के महाजनपदास में हमको दो प्रकार के किंगडम्स मिलते हैं, एक गणा और संघा। गणा और संघा मतलब किसी को गण कहा जाता था, किसी को संघ कहा जाता था। इन दोनों में ही शासन जो है वो ओलिगार्कीज मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी थी। कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल शासन करते थे और कुछ राज्य ऐसे थे जिनका एक ही प्रतापी शासक हुआ करता था। एंड बोथ महावीरा, देखिए एग्जाम्पल में महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास। महावीर वज्जी संघ से रिलेटेड थे। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य गण में हुआ था, तो शाक्य गण का नाम था और वज्जी संघ का नाम था। तो ये जो महावीर और बुद्ध हैं, ये जब वैसे तो ये सन्यासी रहे हैं, सेंट्स रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्ली लाइफ थी वो एक प्रिंस की तरह थी। तो ये दोनों ही जो हैं वो इन राज्यों से बिलोंग करते थे। इन सम इंस्टांसेस इन द केस ऑफ वज्जी संघा द राजाज प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। धीरे धीरे राजाओं ने लैंड को ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर उस एरिया में पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज थे उनको भी अपने कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो देयर हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्सेज, सम ऑफ दीज लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर्स। तो इनमें से इनकी सभी की हमको हिस्ट्री जो सभी के रिलायबल सोर्सेज तो नहीं मिलते हैं, पर जिनके मिलते हैं उनके बारे में ये भी मिलता है कि उन्होंने कई सालों तक उस पर्टिकुलर स्टेट पर राज किया। जैसे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे मगध के बारे में बताना चाह रहा है कि मगध पर एक के बाद एक प्रतापी शासकों ने शासन किया और वहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज़ जो हैं वो स्थापित होती चली गई। Now a framework is given in your book. Inscriptions are writing engraved. Inscription पर भी एक आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि how inscriptions are useful for the historians. What do they say? How they are useful? How they are beneficial for us? So inscriptions are writing engraved on hard surface such as stone, metal and pottery. They usually record the achievements, activities and the idea of those who commission them and include the exploits of kings or donations made by men and women to religious institutions. It means अभिलेख यानी कि inscription gave a lot of information regarding the particular rulers. वो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि क्योंकि इंस्क्रिप्शन कई बातों पर आधारित लिखे जाते थे। जैसे किसी ने किसी को डोनेशन दिया, राजा ने कोई लैंड डोनेट की है तो उसको इंस्क्रिप्शंस में लिखवा कर और उसको प्रिजर्व करवाता था। ऐसे ही जो अगर कोई राजा ने कोई कॉन्क्वेस्ट की है तो उसको वो अभिलेख में उसका जिक्र करवाता था। अगर उसने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया है तो उसका जिक्र भी वो
अपने पर्टिकुलर किसी अभिलेख में करवाता था। तो इसीलिए इंस्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और वो एनग्रेव कराए जाते हैं किसी भी, जैसे कि चोला रूलर्स थे, उन्होंने कॉपर प्लेट्स पे अपने इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव करवाए थे। और अशोका के टाइम में तो हमको कई वेरिएशन में उसमें वेरिएशन मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस में। कुछ रॉक्स पर भी उसने इंस्क्रिप्शन लगवाए थे और पिलर्स पर भी उसने इंस्क्रिप्शंस खुदवाए थे। तो ये इंस्क्रिप्शन हमको जिस काल में बने हैं उस शासक के विषय में, उस रूलर के विषय में अच्छी जानकारी देते हैं। Inscriptions were virtually permanent records, some of which carried dates, and others are dated on the basis of paleography or styles of writing with a fair amount of precision. इसका मतलब कि हम कुछ जो सम इंस्क्रिप्शन दे हैव डेट्स, उनमें डेट्स पर्टिकुलर लिखी रहती थी और राजा के बारे में भी डिस्क्रिप्शन होता था। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम उनकी राइटिंग स्टाइल, उनकी स्क्रिप्ट के आधार पर पुरानी स्क्रिप्ट से मिलान करके हम उनकी एज का पता लगा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर किस डेट का रहा होगा। फॉर इंस्टांस यहाँ पर देखिए, जो इंस्क्रिप्शन में हमको 250 BCE में जो अ लेटर था वो किस तरीके से लिखा जाता था और 500 CE में आते आते ये जो है ये किस तरीके से लिखा जाने लगा। तो ये वेरिएशन है कि जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किस टाइम का रहा होगा। इससे हिस्टोरियन ईजीली उस इंस्क्रिप्शन की डेट भी पता लगा सकते हैं। द earliest inscription were in Prakrit. Yesterday I told you in our previous lecture कि Prakrit mean to say a common language, a name for language used by ordinary people. तो मोस्ट जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो हमको प्राकृत लैंग्वेज में मिले हैं। नेम ऑफ द रूलर्स सच एज अजात शत्रु एंड अशोक नोन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन स्पेल्ड इन देयर प्राकृत फॉर्म्स। इन दिस चैप्टर you will also find terms in language such as Pali, Tamil, Sanskrit, which too were used to write inscriptions and texts. Mean to say, वैसे most of the inscriptions are found in Prakrit language, but some other languages were also used to write the inscriptions, such as Pali language में हमको बहुत सारे अशोका के टाइम के इंस्क्रिप्शन मिले हैं एंड तमिल में भी मिले हैं साउथ इंडिया में। संस्कृत लैंग्वेज में भी हमको टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल इवन दो दीज वर नॉट यूज फॉर राइटिंग। यस, क्योंकि लैंग्वेजेस तो कई सारी होती हैं लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में हमको जो ये हिस्टोरियन इस बात को एज्यूम करते हैं कि और भी कई सारी जनसामान्य बोलियाँ बोली जाती होंगी, लेकिन सभी में स्क्रिप्ट थी या सभी को राइट किया जाता था, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमको जो जनरल इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो पाली लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में मिलते हैं।